हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर है आज का आव्यूह। आव्यूह मतलब चैप्टर का मतलब क्या है, पहले हम वो समझते हैं। आव्यूह क्या होता है? जब हमें किसी भी विषय पर, किसी भी बात की या किन्हीं भी चीज़ों की, किसी भी फील्ड में कोई लिस्ट बनानी होती है, कोई सूची बनानी होती है। जैसे कि मान लो दो व्यक्ति, राधा और सुमन, इनके पास कोई भी वस्तु है, कोई सामान। मान लिया कि राधा के पास एक पेन है, सुमन के पास 4 पेन और कॉपी। राधा के पास 3 कॉपियां हैं और सुमन के पास 4 कॉपियां। जब हम इनके सामान की एक व्यवस्थित लिस्ट बनाते हैं, जिसमें उनके सामान का नाम भी लिखा हो और व्यक्तियों का नाम भी लिखा हो, यानी कि 3 चीजों का कनेक्शन हम जोड़ रहे हैं, व्यक्तियों का, उनके पास जो सामान है उनका और उनकी संख्याओं का। जब हमें इसकी एक सारणी बनानी होती है, एक लिस्ट बनानी होती है व्यवस्थित, और हमने मान लिया और बड़ा करते इसको, ये चलो अभी इतना ही नहीं, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि राधा के पास जो पेन की संख्या है वो कितनी है? 1। और यही पेन सुमन के पास कितने हैं? 4। ये हमें सारणी को देखकर, इस लिस्ट को देखकर, टेबल को देखकर हमें समझ में आ रहा है। फिर राधा के पास कॉपी की लिस्ट देख लो। इस लाइन में देखते हैं हम तो राधा का नाम, इधर से देखते हैं तो कॉपी है। तो राधा के पास कितनी कॉपी है? राधा की लाइन ये है और कॉपी की लाइन ये है, तो मतलब राधा के पास 3 कॉपियां। फिर आगे हम देखते हैं कि सुमन इस लाइन में है और देखते हैं कि सुमन के पास कॉपी कितनी है। तो सुमन की लाइन ये है और कॉपी की लाइन ये है, तो ये दोनों लाइन यहाँ पे आके मिस होती है, तो हमें पता चलता है कि सुमन के पास 4 कॉपियां हैं। ये है एक सामान्य लिस्ट है, सामान्य सारणी जो हम आमतौर पे बनाते हैं। जब हमें इसी सारणी को, जब यही सारणी ज्यादा बड़ी हो जाती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, इसमें राधा के साथ मान लो सुमन है और भी कई सारे लोग आ गए, इसमें भी यहाँ पे कॉपी पेन के साथ मान लो और भी कुछ सामान आ गया, पेंसिल है और बढ़ा दो इसको, और कोई सामान ABC कोई भी सामान का नाम दे दिया, तो सामान की संख्या इसे बढ़ती जाएगी। किसी के पास कोई सामान नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। जब इस प्रकार सामान, वस्तुएं, संख्याएं, इनको हम आपस में जोड़ते हैं, इनको व्यवस्थित रूप से देखते हैं, तो इनके हम एक टेबल बनाते हैं। इसी टेबल को जब हम गणित की भाषा में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि देखिए, मान लो इसको अभी मैं साइड से कर देता हूं, ये हो गया। 2 व्यक्ति हैं, राधा और सुमन, पेन, कॉपी, पेंसिल, इनकी संख्या लिखी है, लिस्ट लिखी। लिस्ट देखकर हमें पता चल रहा है कि किसके पास कितनी चीजें हैं। इसे जब हमें गणित में लिखना होता है तो हम इन सारी चीजों का नाम नहीं लिखते, सिर्फ हम लिख देते कि राधा के पास कितने पेन है, तो हमने लिख दिया सिर्फ 1 पेन। सुमन के पास कितने पेन है, उसी लाइन में लिख दो नीचे 2 पेन। राधा के पास कॉपी कितनी है? 3, तो ये लिख दिया हमने 3। उसी लाइन में नीचे सुमन के पास कितने कॉपी है? 4, तो ये लिख दिया हमने 4। राधा के पास कितनी पेंसिल है? 2, तो ये लिख दिया 2।
सुमन के पास कितने पेंसिल है? 4, तो ये लिख दिया हमने 4। राधा का नाम भी छोड़ दिया इधर से, जो इनका नाम है ये भी रहने दिया, ये भी नहीं लिखा, और जो वस्तुओं का नाम है इनको भी छोड़ दिया। इनकी बना ली हमने ऐसे टेबल। बस जो संख्याएं हैं वो लिख दी, जो डाटा है पेन में वो लिख दिया। इसी जो सारणी हम आम भाषा में लिखते हैं, जो सारणियां बनाते हैं, उनको हम गणित की भाषा में इसे लिखते हैं। इसी को हम कहते हैं अवयव यानी कि मैट्रिक्स। अब इसका कहाँ कहाँ उपयोग है? तो मान लो इंजीनियरिंग हो गई, आईटी सेक्टर हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गई, लगभग हर फील्ड में हमें सारणी बनाने की यानी किस प्रकार के टेबल को बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इसको गणित की भाषा में इसे बनाया जाता है। और कुछ नहीं, बस अवयव का मतलब है चीजों को व्यवस्थित एक टेबल के रूप में लिखना और उनकी कैलकुलेशन करना, बस इतना सा। ये अवयव हो गए, इसी को हम अवयव कहते हैं। ये होगी बेसिक इंट्रोडक्शन अवयव का। अब इसमें कई सारी चीजें होती हैं। इस अवयव को हम दर्शाते हैं कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी बड़ा अक्षर ए से दर्शाते हैं अवयव को, मैट्रिक्स को। उसके बाद इस प्रकार ये बड़ा वाला कॉमा इस पे लगाया जाता है। जैसे कि हमें पता है हमारे बुक में से पंक्तियां होती हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो इनको हम बोलते हैं लाइन यानी कि पंक्ति। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति। उसी प्रकार अवयव में जो ये वाली लाइन है इसे हम कहेंगे पंक्तियां। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये आ रहेगी तो तीसरी पंक्ति, इसके नीचे आ गई तो चौथी पंक्ति से। ये तो हमें पता है पंक्ति। उसके अलावा एक शब्द पढ़ा होगा आपने हिंदी में, खंबा। इस खंबे का दूसरा नाम है स्तंभ। इसका पर्यायवाची शब्द है स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है खंबा, यानी कि जो यूं खड़ा रहता है सीधा, उसे हम स्तंभ कहते हैं या उसे खंबा भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं कॉलम। हमें यह शब्द याद रखना, स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है ये खड़ी वाली लाइन यानी कि खड़ा वाला खंबा। तो जो ये लाइन है इसे हम कहेंगे खंबा यानी कि स्तंभ। तो जो ये लाइनें होती हैं पहली और ये दूसरी, तो ये हो गई प्रथम पंक्ति, ये लाइन जो हो गई दूसरी पंक्ति। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति यानी कि लाइन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लाइन। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। लाइन में कह सकते हैं या रो कहते हैं इसे, एक्चुअली रो। लाइन तो एक्चुअली अलग चीज होगी, रो कहेंगे इसे, रो। पंक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं रो। तो ये फर्स्ट रो यानी कि R1 पहली रो है तो इसको R1 नाम दे दिया। ये दूसरी रो है, रो मतलब पंक्ति, तो इसे R2 नाम दे दिया। उसी प्रकार इस स्तंभ को हम कहते हैं अंग्रेजी में कॉलम यानी कि खंबा। कॉलम ऐसे। तो कॉलम के लिए हम सी शब्द का उपयोग करेंगे क्योंकि अंग्रेजी में से हम कॉलम कहते हैं, इसका पहला लेटर सी है। उसी प्रकार रो का, पंक्ति का पहला शब्द आर होता है तो इसे हम आर से दर्शाते हैं। ये होगा स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। तो इसे कहेंगे प्रथम स्तंभ, इसे नाम देते हैं हम C1। ये दूसरा स्तंभ यानी कि दूसरा कॉलम, तो इसे नाम दे दिया C2। ये है तीसरा कॉलम, तो इसे हमने नाम दे दिया
कॉलम नंबर 3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहली रो मतलब पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। तो ये हो गया अपना अवयव। अवयव का मतलब सामान्य टेबल, गणित की भाषा में हम ऐसे लिखते हैं, जो ऐसी रहती है, जो आड़ी रहती है वो पंक्तियां रहती हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, और जो खड़ी रहती है उसे हम कॉलम कहते हैं। यानी कि स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, कितने भी हो सकते हैं, चौथा, पांचवा, जितनी बड़ी सारणी रहती है उतने सारे कॉलम बनते जाते हैं। आगे देखिए और क्या क्या चीजें इसमें। अब इस टेबल के अंदर कई सारी चीजें हैं, जैसे कि ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इसके अंदर एक बात ध्यान देने वाली है, इस अवयव में लाइन कितनी है, एक लाइन, दो लाइन, यानी कि पंक्ति, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। तो इसे हम लिखते हैं ऐसे, ये पहली पंक्ति है, टोटल पंक्तियां कितनी है इसमें, एक, दो, तो इसे हम यहां लिखेंगे 2। पंक्ति के बाद में इसमें स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 3। पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, बाद में कॉलम की संख्या लिखी जाती है। ये पंक्ति को दर्शाता है पहले लिखा हुआ शब्द, और जो बाद में लिखा है ये दर्शाता है स्तंभ को। अब जो पंक्तियों की संख्या और जो कॉलम की संख्या जो गुणा में लिखी है, इसे कहते हैं 2 गुणा 3 कह दो या 2/3 कह दो। इस 2/3 को यानी कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या का जो हम गुणा के रूप में लिखते हैं, इसे हम कहते हैं कोटि, अवयव की कोटि। इसे कहते हैं अवयव की कोटि कहा जाता है। किसकी कोटि, अवयव। यह हुई कोटि। अब इस कोटि में इनका हमें गुणा नहीं करना होता है, इसे हम गुणा बोलते भी नहीं, ये तो बस दर्शाने के लिए लिखा है। इसे गुणा के बजाय भले ऐसे लिख लो, स्टार लगा दो, प्लस लगा दो, कुछ भी लगा, तो ये साइन का मतलब गुणा करना नहीं, ये बस दर्शाता है कि 2 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम हैं, बस ये मतलब है इसका। लेकिन इससे एक बात ये पता चलती है, गुणा का चिन्ह का उपयोग इसलिए करते हैं हम इसमें, सिर्फ प्लस का भी कर सकते थे, किसी का भी कर सकते थे। इसका यदि हम इस 2 और 3 का गुणा करते हैं तो 2 से कितना होगा, इधर देखिए 2 और 3 गुणा तो हो जाएगा 6, 2 के 6। इससे यह पता चलता है कि दोनों का यदि गुणा करें, इसके अंदर टोटल जो अवयव है, कितने अवयव देखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 लोग इस टेबल के अंदर रखे हुए हैं, 6 संख्याएं, 6 वस्तुएं जो भी हो गई। यदि इस कोटि का गुणा करते हैं हम दोनों का, तो इसके अंदर जो अवयव रहते हैं टोटल, उनकी संख्या हमें यहां से पता चल जाती है। तो देखिए 2 और 3 का गुणा किया तो कितना आ गया, 6। इन्हीं है कि क्रॉस चेक करिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6, ये क्रॉस चेक हो गया। यदि हमने कोटि सही लिखी है तो उनका गुणा करने पे वो संख्या के बराबर आनी चाहिए, पहली बात। इसमें खास बात यह है कि पहले पंक्ति को लिखना है और बाद में कॉलम को लिखना है। ऐसा नहीं करना कि कॉलम को पहले लिख दिया और पंक्ति को बाद में लिख दिया, अन्यथा फॉर्मेट गलत हो जाएगा। तो ये इनको हम कहते हैं अवयव, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये सब क्या है, 1 3 2 फिर 2 4 4, ये सब क्या है, ये है अवयव। इसके बाद में हम इसको अगले पेज पे लेते हैं।
अगले पेज पे लेते हैं। ये देखिए क्या था ये, 1 2 3 4, एक 2 3 4 2 और 4, ये हमारा अवयव है। 2 गुना 3। इसमें जो पहले नंबर पर पहली पंक्ति में जो पहला, यानी कि R1 R2 कॉलम 1 C1 C2 और ये C3, यदि हमें इसका पता लगाने के लिए क्या है, यह कहां पे है, इसकी जगह को दर्शाना है, इसकी स्थान का पता लगाना है कि इस पूरी टेबल में, पूरे अवयव में किस जगह पे आ रहा है, इसको हम कहते हैं, ये जो अवयव होते हैं अवयव को हम दर्शाते हैं छोटे a से, स्मॉल लेटर a से। लाइन के लिए पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इसके लिए हम उपयोग करते हैं आई का, आई से। और जो कॉलम होते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसके लिए उपयोग करते हैं हम जे का। ये थोड़ा बड़ा है ना यार, अच्छे लिखने में नहीं आया ऐसे। ए मतलब कोई भी अवयव, आई मतलब लाइन की संख्या को दर्शाएगा, जे कॉलम की संख्या को दर्शाएगा। कैसे पता करेंगे इसको? ये है मान लो ए, तो एक सेकंड, इसको इसे देखते हैं। अभी ए है पहला अवयव, कौन सी पंक्ति में है? ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तो पहले पंक्ति को लिखेंगे, मतलब ये पहली पंक्ति में है। और कॉलम कौन सा है? कॉलम भी पहला है, तो इसे हम लिखेंगे कॉलम। पहले पंक्ति की संख्या, फिर कॉलम की संख्या। इस पर आ जाइए 3 पे। 3 कौन सी पंक्ति में है? पहली पंक्ति में। कॉलम कौन सा है? ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो हम लिखेंगे फिर कॉलम की संख्या, यानी कि 3 पहली पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में है। 2 को देखिए, कौन सी पंक्ति में है? पहले पंक्ति को लिखना है, तो यानी कि पहली पंक्ति में है। कॉलम कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, तो यानी कि तीसरे कॉलम में है। ऐसे इनकी पंक्तियां लिखो पहले। ये कौन सी पंक्ति में? ये भी पहली में, ये भी पहली पंक्ति में, ये भी पहली पंक्ति में। सॉरी, दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई। ये पूरी की पूरी लाइन मतलब दूसरी पंक्ति, तो लिख दो ये भी दूसरी पंक्ति में, ये भी दूसरी पंक्ति में, ये भी दूसरी पंक्ति में। अब लिखो कॉलम को। पहला कॉलम मतलब 2 पहले कॉलम में, दूसरा कॉलम मतलब 4 दूसरे कॉलम में, तीसरा कॉलम मतलब ये वाला 4 तीसरे कॉलम में। इससे हमें ये पता चला कि यदि अभी हम इस 4 को ऐसे उठा लें और यहां लिख दें और मान लो ऐसे लिखा, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो 4 नाम का जो अवयव है ये दूसरी पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में है। दूसरी पंक्ति कौन सी देखिए? ये दूसरी पंक्ति, पता चल गया कि इस पंक्ति में। अब इस पंक्ति में कहां पे? यहाँ पे, तो यहां से पता लगेगा दूसरी पंक्ति। और ये दर्शाता कॉलम को, मतलब दूसरे कॉलम में, मतलब दूसरी पंक्ति ये और दूसरा कॉलम ये, मतलब 4 यहां पे। इन जो छोटे नंबर हम लिखते हैं इनके नीचे, इससे हमें इसकी स्थिति का, इसकी पोजीशन का पता चलता है कि ये टेबल में अवयव में किस पोजीशन पर लिखा हुआ है। इसको हम दर्शाते हैं, जो पंक्ति को दर्शाते हैं उसको दर्शाते हैं आई से, और जो कॉलम की संख्या लिखी थी उसको दर्शाते हैं हम जे से, और जो अवयव रहता है उसे हम दर्शाते हैं ए से। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि अवयव, चौथा अवयव यानी कि अवयव ए, ये कहां पर है? तो आई की वैल्यू क्या है?
2, यानी कि ये दूसरी जगह पे I की वैल्यू 2 है, मतलब दूसरी पंक्ति, यानी कि दूसरी पंक्ति। J की वैल्यू क्या है? 2। इससे हमें ये पता चला यदि A2 लिखा है तो इसका मतलब ये कोई A नाम का कोई एलिमेंट है, कोई अवयव है, वो दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में, यानी कि दूसरी पंक्ति हो गई और दूसरा स्तंभ हो गया। इस I और J से हमें उसकी स्थिति का पता चलता है। तो यह हो गई अपने अवयव की बेसिक जानकारी। अवयव बनता कैसे है, अवयव को हम पूरे अवयव को बड़े ऐसे दर्शाते हैं, इसके जो अवयव रहते हैं उनको हम छोटे ऐसे दर्शाते हैं। इन्हें हम रो कहते हैं, यानी कि पंक्तियां R1 R2, पहली पंक्ति तो R1, दूसरी पंक्ति तो R2। ये हो गए कॉलम, पहला कॉलम मतलब C1, दूसरा कॉलम मतलब C2, तीसरा कॉलम मतलब C3। और ये हो गया इनका एक प्रकार से इनका सूत्र है। इसी सूत्र से हम आगे चल के सारी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।